अभय डाइनिंग टेबल पर बैठा और रिद्धिमा के बनाए हुए डिनर की ओर देखा। हर डिश उसकी पसंद की थी। उसने एक तिरछी मुस्कान के साथ रिद्धिमा की ओर देखा और अपनी प्लेट में खाना रिद्धिमा को सर्व करने को कहा। रिद्धिमा चुपचाप अभय के लिए डिनर सर्व कर देती है और थोड़ी दूरी पर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में अभी गुस्से और बेबसी का मिला जुला भाव था, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में कुछ आंसू भी चमक रहे थे, जिन्हें वह लगातार पोंछने की कोशिश कर रही थी। अभय आराम से डिनर कर रहा था और रिद्धिमा उसकी हर हरकत को देख रही थी। उसका दिमाग जैसे कहीं और खो गया। उसे अचानक अपने बचपन की एक धुंधली सी याद आने लगी। 10 साल की रिद्धिमा रोते हुए अपने कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी 18 साल का अभय कमरे में आया। उसने रिद्धिमा को इस हालत में देखा और तुरंत उसकी ओर बढ़ा। क्या हुआ? मेरी प्रिंसेस को किसने परेशान किया? अभय ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए पूछा। रिद्धिमा ने सिसकते हुए कहा, भूख लगी है, कोई मेरी पसंद का खाना नहीं बना रहा। ये सुनते ही अभय के चेहरे पर गुस्सा साफ झलकने लगा। उसने रिद्धिमा को अपनी गोद में उठा लिया और उसके बालों पर एक हल्का सा किस करते हुए बोला, जिसने भी तुम्हें परेशान किया है उसकी क्लास लगाता हूँ अभी। अभय ने गुस्से से दहाड़ते हुए घर के सारे सर्वेंट्स को बुलाया। सभी एक लाइन में खड़े हो गए। अभय ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी प्रिंसेस को किसी चीज के लिए ना बोलो। आज के बाद से रोज तीनों टाइम रिद्धिमा की पसंद की 2 डिशेस बनेंगी। अगर मेरा ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो तुम सबकी गर्दनें धड़ से अलग कर दूंगा, समझे? सभी सर्वेंट्स डर से कांपते हुए सिर हिलाने लगे। 10 साल की रिद्धिमा ने अपनी आंखों में चमक के साथ अभय के गाल पर एक हल्का सा किस किया और कहा, कवर्सा, आप बहुत अच्छे हैं, मैं जिंदगी भर आपके साथ ही रहूंगी। अभय ने मुस्कुराते हुए रिद्धिमा को अपनी गोद में उठाया और उसके गाल पर भी एक किस करते हुए कहा, और मैं भी अपनी प्रिंसेस के साथ हमेशा रहूंगा। रिद्धिमा अचानक अपनी यादों से बाहर लौटी। उसकी आंखों में एक बार आंसू आ गए। उसने अभय की ओर देखा, जो अब भी डिनर का लुत्फ उठा रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, अभय जी, आपने अपना वादा तोड़ दिया। आपने कहा था कि आप हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखेंगे, लेकिन अब आप खुद ही मेरी खुशी छीन रहे हैं। ये सोचते हुए रिद्धिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उन्हें पोंछा और बिना कुछ बोले कमरे की ओर भाग गई। अभय ने रिद्धिमा को कमरे की ओर जाते हुए देखा। उसने उसकी रोने की वजह को समझा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं था। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, तुम जितना तड़पो मुझे उतना मजा आता है। अभय ने अपना डिनर खत्म किया और डाइनिंग टेबल से उठकर कमरे की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर वही तिरछी मुस्कान थी, जैसे उसने अभी अभी एक जीत हासिल की हो। वही रिद्धिमा कमरे में बेड पर पेट के बल लेटी थी और उसकी सिसकियों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। आंसुओं ने तकिए को भिगो दिया था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अभय अंदर आया। उसने रिद्धिमा की सिसकियों को सुनकर तुरंत समझ लिया कि वह रो रही है, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और काउच पर जाकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। रिद्धिमा को एहसास हो चुका था कि अभय कमरे में आ चुका है। उसने धीरे से सिर उठाया और उसे देखा, लेकिन अभय ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें केवल लैपटॉप स्क्रीन पर थीं। रिद्धिमा के मन में दर्द और गुस्से का मिला-जुला तूफान उमड़ रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए धीरे से बोला, कभी जिसके एक आंसू पर आपकी जान निकलती थी, आज उसकी इज्जत की अर्थी उठाने को तैयार हो। रिद्धिमा की बात सुनकर अभय के माथे पर बल पड़ गए। उसने लैपटॉप बंद किया और गुस्से से उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, सो जाओ एहसान फरामोश लड़की। कल हमें वापस जोधपुर लौटना है और वहां पहुंचने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। बहुत शौक है ना मेरे बेड पर बिछने का, तो अब देखना मैं अपने बेड पर तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। रिद्धिमा अभय की बातें सुनकर और भी जोर से रोने लगी। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी सिसकियां अभय को और इरिटेट करने लगीं। उसने गहरी सांस ली और गुस्से में बाथरूम की ओर बढ़ गया। अभय ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और शावर चला दिया। बाथरूम से पानी की आवाज कमरे में गूंजने लगी। रिद्धिमा ने आंसू पोंछते हुए खुद को संभाला और धीरे से बिस्तर से उठी। उसने बाथरूम की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अभय जी, मैं आपको अपनी इज्जत के साथ खेलने नहीं दूंगी। मैं कमजोर बनकर नहीं रह सकती।
रिद्धिमा ने तुरंत बाथरूम के दरवाजे के बाहर से लॉक कर दिया। उसने जल्दी से अपने सूट का दुपट्टा उठाया और दरवाजे की ओर भागी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत अब मजबूत हो चुकी थी। रिद्धिमा को पता था कि इस वक्त बंगले में सिर्फ वह, अभय और एक बॉडीगार्ड है जो मेन गेट पर तैनात है। उसे बस उस बॉडीगार्ड को चकमा देना था। वह चुपचाप गार्डन की तरफ भागी। चारों ओर सन्नाटा था, बस उसकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह गेट के पास पहुंची, उसने देखा कि बॉडीगार्ड गेट के पास खड़ा था। उसने कुछ सोचा और तुरंत रोने का नाटक करते हुए बॉडीगार्ड के पास पहुंची। बॉडीगार्ड जी, वो अभय जी, रिद्धिमा ने हिचकियों के बीच कहना शुरू किया। बॉडीगार्ड ने रिद्धिमा की हालत देखकर फौरन अंदर की तरफ दौड़ लगाई। उसे लगा कि अंदर कुछ बड़ा हुआ है। जैसे ही वह बंगले के अंदर भागा, रिद्धिमा ने तुरंत गेट खोलकर बाहर की ओर दौड़ लगाई। रिद्धिमा तेज कदमों से बंगले से बाहर निकल चुकी थी। उसने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, मैं अभय जी की पहुंच से बहुत दूर जाऊंगी। अब मैं खुद को और कमजोर नहीं बनने दूंगी। सड़क पर रात का सन्नाटा था। रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और चलने लगी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन उसे पता था कि वह वहां से जितना दूर जा सके उतना अच्छा होगा। उधर जब अभय ने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि दरवाजा बाहर से लॉक है। उसे तुरंत समझ में आ गया कि रिद्धिमा ने उसे बंद कर दिया है। उसने गुस्से में दरवाजा पीटते हुए कहा, रिद्धिमा, ये क्या हरकत है? दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद जब बॉडीगार्ड अंदर आया, तो उसने अभय को बाहर निकाला। अभय बाथरूम से बाहर आते ही बॉडीगार्ड से गुस्से में बोला, उस रिद्धिमा को जाकर ढूंढो, वो भागनी नहीं चाहिए, वरना तुम गए। बॉडीगार्ड तुरंत कमरे से बाहर भागा। अभय ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। रिद्धिमा, तुम बच नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल रूम में भैरवी और मोना रिद्धिमा की अलमारी में उसका फैमिली कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ रही थी, ताकि वे रिद्धिमा के गायब होने की खबर उसकी फैमिली को दे सकें। वहीं भैरवी ने अपने हाथ में रिद्धिमा का ड्रेस उठाकर कहा, अरे, इस ड्रेस का रंग कितना प्यारा है, मैं तो सोच रही हूँ इसे पहन लूं। मोना ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, भैरवी, तुझे इस वक्त भी मजाक सूझ रहा है? रिद्धिमा गायब है और तुझे कपड़े पहनने की पड़ी है। भैरवी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बाबा, टेंशन मत ले, मैं तो ऐसे ही मूड हल्का कर रही थी। वैसे ये लक्षित सर का क्या चक्कर है? मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि वो रिद्धिमा को परेशान कर रहा था। मोना ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, रिद्धिमा ने बताया था कि लक्षित उसे बार बार नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। वो उसके पीछे पीछे साइको की तरह घूमता रहता था। मुझे तो लगता है ये सब उसी का किया धरा है। भैरवी ने नकली आह भरी और कहा, मेरे सपनों का राजकुमार शैतान निकला। हे भगवान, ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मोना ने उसे घूरते हुए कहा, भैरवी, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी सीरियस सिचुएशन में भी तू मजाक कर रही है? भैरवी ने मासूमियत से जवाब दिया, अरे मोना, दिल टूटा है मेरा, थोड़ा दुख तो मनाने दे। लक्षित सर पर मेरा क्रश था और अब। मोना ने झुंझलाकर कहा, तू कभी सुधर नहीं सकती। दोनों अलमारी खंगालने में व्यस्त थीं, लेकिन उन्हें रिद्धिमा के परिवार का कोई कांटेक्ट नंबर नहीं मिला। थक हारकर दोनों बेड पर बैठ गई। मोना ने चिंता जताते हुए कहा, पता नहीं रिद्धिमा कहाँ होगी, लक्षित ने उसे कोई नुकसान ना पहुंचाया हो। भैरवी ने उसकी बात पर सिर हिलाया और बोली, हाँ, और अगर लक्षित ने सच में कुछ किया है तो हम उसे सजा दिलवा कर रहेंगे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखाने की आवाज आई। दोनों चौंक कर खड़ी हो गईं। मोना जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोला। सामने रिद्धिमा खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू थे और चेहरे पर थकान साफ छलक रही थी। रिद्धिमा, मोना ने चौंक कर कहा और उसे अंदर खींच लिया। भैरवी भी दौड़कर उसके पास आ गई। तू ठीक है? ये क्या हालत बना रखी है? भैरवी ने घबराकर पूछा। रिद्धिमा ने कांपती आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे तुम लोगों से पैसों की मदद चाहिए। मुझे अभी इस वक्त इस शहर से जाना होगा। अगर अभय जी ने पकड़ लिया तो वो। मोना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठाते हुए कहा, पहले ये बता, हुआ क्या था? तू इतनी डरी हुई क्यों है? और ये अभय कौन है? रिद्धिमा ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, अभय जी कौन है ये सब बताने का वक्त नहीं है। प्लीज मोना, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। वहीं हॉस्टल के बाहर लक्षित का पीए मौजूद था, जो मोना पर नजर रखे हुए था। वह तुरंत लक्षित को फोन करके रिद्धिमा के हॉस्टल लौट आने की खबर देता है।
वही अभय रिद्धिमा को ढूंढने निकल चुका था। उसकी कार पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। रात का अंधेरा और सुनसान सड़क उसके चेहरे पर उभरते गुस्से को और डरावना बना रहे थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, जैसे आग से जल रही हों। कार के अंदर उसकी तेज सांसों और इंजन की गूंज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। उसने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। रिद्धिमा वर्मा, अभय अपने आप से बुदबुदाया। तुमने सोचा क्या था? भागकर बच जाओगी? अब तो तुम्हारी सजा और भी खतरनाक हो गई है। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो जिंदगी भर याद रहेगा। तभी अभय का फोन बजने लगा। उसने तेजी से फोन उठाया और बिना कुछ कहे दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। अभय, तुम्हारी वो रिद्धिमा बेबी, लक्षित की आवाज में एक हल्की हंसी थी, तुम्हारी कैद से भागकर अपने हॉस्टल आ गई है। इससे पहले कि वो वहां से निकल भागे, तुम जल्दी से यहाँ पहुंचो। मैं भी हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। अभय ने फोन काट दिया और अपनी कार की स्पीड और बढ़ा दी। अब उसका चेहरा एक शिकारी जैसा लग रहा था, जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दूसरी तरफ रिद्धिमा अपने छोटे से बैग में जल्दी जल्दी सामान भर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में मोना और भैरवी चुपचाप खड़ी थीं। दोनों उसकी हालत देखकर समझ चुकी थी कि मामला बहुत गंभीर है। रिद्धिमा, तुम ठीक हो? मोना ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। मोना, कुछ मत पूछो, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है। रिद्धिमा की आवाज में डर साफ छलक रहा था। भैरवी ने पूछा, लेकिन हुआ क्या है? प्लीज, फिलहाल हमें रेलवे स्टेशन पहुंचना है। अगर अभय ने मुझे ढूंढ लिया तो? उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। रिद्धिमा ने सभी जरूरी सामान पैक कर लिया और मोना से कुछ पैसे उधार ले लिए। फिर वे तीनों हॉस्टल से बाहर आ गईं। तीनों ने जल्दी से टैक्सी बुलाई और उसमें बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गईं। टैक्सी के अंदर रिद्धिमा की घबराहट और बढ़ रही थी। उसके दिल में अजीब सा डर था, मानो किसी ने उसकी सांसें थाम दी हों। मोना और भैरवी ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन उनकी बातों का रिद्धिमा पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसी समय लक्षित का पीए अपनी कार से रिद्धिमा की टैक्सी का पीछा कर रहा था। उसने लक्षित को फोन किया। सर, रिद्धिमा की टैक्सी अभी मेन रोड पर है। वो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है। ठीक है, उसके ऊपर नजर रखना। लक्षित ने तुरंत अभय को कॉल किया। अभय, वो रेलवे स्टेशन जा रही है, तुम सीधे वहीं आओ। अभय ने कार का रुख बदलते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। अब वो किसी शिकारी जैसा महसूस कर रहा था, जिसे अपने शिकार को पकड़ने की जल्दी थी। अभय खुद से ही बोला, रिद्धिमा, तुम मुझे जितना अपने पीछे दौड़ाओगी, मैं तुम्हें अब उससे 100 गुना ज्यादा तड़पाने वाला हूँ। अभय की आंखों में आग नजर आ रही थी, जो रिद्धिमा को जलाने के लिए बेकरार थी। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा की टैक्सी रेलवे स्टेशन के गेट पर रुकी। रिद्धिमा ने जल्दी से पैसे दिए और बैग उठाकर अंदर की तरफ भागी। मोना और भैरवी उसके पीछे पीछे चल रही थीं। भैरवी ने चलते चलते पूछा, रिद्धिमा, कौन है ये अभय और तुम उससे इतना क्यों डर रही हो? भैरवी, अभी ये सब पूछने का वक्त नहीं है, मुझे जल्दी करनी होगी। रिद्धिमा ने इधर उधर नजर दौड़ाई, मानो हर किसी में अभय का चेहरा तलाश रही हो। उसी वक्त लक्षित के पीए की कार रेलवे स्टेशन के गेट पर रुकी और उसने फोन पर लक्षित को अपडेट दिया, सर, वो स्टेशन के अंदर जा चुकी है। लक्षित ने अपने पीए को निर्देश देते हुए कहा, रिद्धिमा के पीछे रहो, वो तुम्हारी नजरों से ओझल नहीं होनी चाहिए। रिद्धिमा प्लेटफॉर्म पर पहुंची, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। ट्रेन का समय होने में अभी थोड़ी देर थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर अभय ने उसे पकड़ लिया तो इस बार उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। अभय की कार स्टेशन के गेट पर रुकी। उसने गाड़ी से उतरते हुए अपने फोन पर लक्षित से पूछा, लक्षित, वो कहाँ है? लक्षित अभय से बोला, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। मेरा पीए उसके ऊपर नजर रखे हुए है। अभय ने स्टेशन के अंदर तेजी से कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर क्रूरता थी। अब वो बस एक ही बात सोच रहा था, रिद्धिमा को पकड़कर उसकी जिंदगी नर्क बनानी है।